आप नाराजगी कम, नफरत ज्यादा आपकी दिखाई पड़ती है। कुतर्कों का विरोध है, कांग्रेस सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। इजराइल से संबंध ईरान और फिलिस्तीन के संबंध को ताक पर रख के नहीं बनाया जा सकता। ये सारा सियासी हंगामा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर मचा है। एक तरफ जहां पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा से हिंदुस्तान के दुश्मनों को बड़े झटके लग रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर न सिर्फ भड़की बल्कि सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने नेतन्याहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात को नैतिक कायरता बताया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी से इजरायली संसद में गाजा नरसंहार का मुद्दा उठाने की मांग कर दी। इसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी इस दौरे पर सवालों के तीखे तीर छोड़ना शुरू कर दिए। कांग्रेस के ये नेता पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे पर सवाल तब उठा रहे हैं जब इजराइल ने भारत को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दिया है, साथ ही ड्रोन टेक्नोलॉजी में सहयोग की पेशकश की है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के इस विरोध को नाराजगी से ज्यादा पीएम नरेंद्र मोदी से नफरत करार दिया। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल कह रहे हैं कि विरोधियों की ऐसी ही रणनीति से कांग्रेस पार्टी सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। अफसोस की बात है कि जो लोग अभी तक जो है वो दशकों तक सत्ता के खिलाड़ी रहे हैं, वो आज विपक्ष में अनाड़ी जैसी भूमिका निभा रहे हैं। अब सत्ता के खिलाड़ी अगर विपक्ष में अनाड़ी की भूमिका निभाएंगे, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस मुद्दे पर, किस जगह पर और किस मौके पर हमें जो है वो विरोध करना है, नाराजगी व्यक्त करनी है। आप नाराजगी कम, नफरत ज्यादा आपकी दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का आप इतिहास उठा करके देख लें, पिछले 10-5 साल में कांग्रेस ने देश में एक ही काम किया है और वो है विरोध का काम। और वो विरोध जिसमें कोई तर्क नहीं है, कुतर्कों का विरोध है। कांग्रेस सर्वनाश की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस के नेताओं को क्योंकि अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित रखना है, इसलिए जब उनका मन करता है वो इस प्रकार के तर्कहीन बयान देते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, कुछ मौलाना भी गाजा के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो नेतन्याहू को अपराधी करार दे दिया और गाजा की दुहाई देकर नेतन्याहू से पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं उस समय से लेकर आज तक उन्होंने इस्लामी दुनिया से, अरब देशों से सबसे रिश्ते अच्छे रखे और यही वजह हुई रिश्ते अच्छे होने की कि मोदी जी को मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। और अभी पूरी दुनिया ने देखा अपनी सर की आंखों से कि गाजा के मुसलमानों का किस तरीके से नस्ल कुशी की नेतन्याहू ने। हजारों बच्चों, औरतों और बूढ़ों का कत्ले आम किया। इंसानियत शर्मसार हुई। ऐसे शख्स से मिलना ठीक नहीं है। फिलहाल पीएम नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे को लेकर जुबानी जंग तेज है, लेकिन सवाल यह है कि डिप्लोमेसी में बैलेंस जरूरी है या नैतिक संदेश। क्या विपक्ष का विरोध सिद्धांतों पर आधारित है या सियासी रणनीति? और उससे बड़ा सवाल यह कि विपक्ष के लिए विरोध की राजनीति बड़ी है या राष्ट्रीय सुरक्षा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। कांग्रेस के नेताओं को क्योंकि अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित रखना है, इसलिए जब उनका मन करता है वो इस प्रकार के तर्कहीन बयान देते हैं और यही कारण है कि कांग्रेस रसातल में जा रही है। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं, कुछ मौलाना भी गाजा के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तो नेतन्याहू को अपराधी करार दे दिया। तो इजराइल और भारत के बीच समझौते हो रहे हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। भारत का वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सुरक्षा मामलों में भारत उससे टेक्नोलॉजी आयात करता है और शेयर करता है। लेकिन देश में हालात ये हैं, कुछ लोगों को इतना नागवार भारत के प्रधानमंत्री का इजराइल के प्रधानमंत्री से मिलना गुजर रहा है कि वो कह रहे हैं कि भाई
गाजा को याद कर लीजिए। फिलिस्तीन के लिए आपकी रणनीति और स्ट्रेटजी क्या है? भारत ने पहले स्पष्ट कर दिया हुआ है कि फिलिस्तीन के साथ भारत खड़ा है, लेकिन अपने हित के लिए, देश हित के लिए भारत किसी से कोई समझौता नहीं करने वाला। और यही वजह है कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, भारत देश हित के लिए तमाम फैसले रणनीतिक तौर पर लेता है। आज इसी पर बात करेंगे। राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं, दीपक वोरा फॉर्मर डिप्लोमेट हमारे साथ जुड़ जाएंगे, मोहम्मद फैज खान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, अशोक यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं और मुमताज आलम रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संदीप जी, इंडिया फर्स्ट या गाजा फर्स्ट? सर ये सवाल ही अपने आप में बेईमानी है। संदीप जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है सर। भारत का वो नागरिक जो है जी भारत में विश्वास रखता है, उसके लिए देश प्रथम होगा ही होगा। और हमसे सवाल पूछना तो अपने आप में ही बेईमानी है, क्योंकि इस देश को बनाने से लेके आज जहां तक है उसमें हम हर जगह अपना सहयोग दिए हैं और योगदान दिए हैं, बलिदान दिए हैं। अब रही बात फिलिस्तीन के संदर्भ में, हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि जो वहां पर नरसंहार हो रहा है उस पर आप सवाल पूछिएगा। भाई, भारत ने हरदम फिलिस्तीन को सरकार क्या मानती है क्या कि फिलिस्तीन को आप अलग देश नहीं मानते हैं? आप सदैव फिलिस्तीन के साथ खड़े रहे। भारत की सरकार का स्टैंड रहा है, ये मौजूदा सरकार का स्टैंड रहा है। अभी कुछ दिन पहले संसद में इनका यही बयान रहा है। फिर अगर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो आप ये कहते हो कि ये वोट बैंक के लिए। तो मोदी जी जब 2018 में गए और फिलिस्तीन जाकर एक पुरस्कार भी वहां से लेके आते हैं, तो क्या आपको मुस्लिम वोट के लिए आपने ये काम किया था क्या? या आपकी वो विदेश वो दो सिद्धांत की नीति थी जिसके तहत आपने ये काम किया था? तो सवाल सिर्फ एक छोटा सा और जो है एक मानवता के नाते कि जिस तरीके से इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों की हत्याएं कर रहा है, उस पर सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? इतना एक छोटा सा सवाल है। आप दुनिया भर का उसमें ये बता दीजिए कि मुस्लिम वोट तुष्टीकरण फलाना धमाका, इससे काम नहीं चलेगा। सर, लेकिन मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि आप लोगों की रुदाली शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो राजनीतिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर किसी देश के प्रमुख से मिल रहे हैं। एक समझौता अगर भारत के साथ उसका होने जा रहा है या हो सकता है, तो आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत है या आप लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट गाजा है? आप पहले भारत को, देश को देखेंगे या गाजा को देखेंगे? आप लोगों की रुदाली प्रधानमंत्री के जाने के साथ ही क्यों शुरू हो गई? लेकिन राधिका खेड़ा, जो सवाल तमाम संदीप त्रिपाठी उठा रहे हैं उसका जवाब है क्या? सभी को नमस्कार। प्रियंका गांधी को आज अचानक गाजा की याद आ गई। अच्छी बात है, निर्दोषों के लिए संवेदना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस पहले ये बताए, जब आतंकवाद पर दो टूक बोलने की बारी आती है तब उनकी जबान क्यों कांपने लगती है? भारत की विदेश नीति, विद्या जी, ट्वीट से नहीं चलती है। भारत संतुलन, समरूपता और राष्ट्र हित के आधार पर निर्णय लेता है, ना कि वोट बैंक की राजनीति पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब किसी भी वैश्विक मंच पर जाते हैं और बोलते हैं तो भारत की परंपरा, शांति, संवाद और मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें सिखाने की कोशिश वही लोग कर रहे हैं जिन्हें अपनी सरकारों ने दशकों तक स्पष्ट विदेश नीति में, भारत को स्पष्ट विदेश नीति में देने में असफल रहे हैं। कांग्रेस को पहले अपने दोहरे मापदंड साफ करने चाहिए। आतंकवाद पर इनकी अस्पष्टता है, राष्ट्रहित पर ये राजनीति करते हैं और फिर जब समय आता है तो नैतिकता पे उपदेश देते हैं। भारत को दिशा देने का दावा करने से पहले कांग्रेस को अपना नैरेटिव स्पष्ट करना होगा। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। विद्या जी प्लीज इनको म्यूट कराइए। भारत को एक एक करके संदीप जी, आपने सवाल उठाया, वो जवाब दे रही है, फिर आप बोलना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक बार इनको सुन लीजिए पहले। एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। आज जो प्लीज सुन तो लीजिए, थोड़ा धैर्य तो रखिए सर, प्लीज बोलिए राधिका। गाजा पे जो आज बाजा बनाने चले हैं, बाजा बना रहे हैं, आज देखिए ना विद्या जी, प्रधानमंत्री जी 4 बजे वहां लैंड करेंगे भारत के समय से, 8 बजे वो वहां के संसद को संबोधित करेंगे।
और जो विपक्ष वहां का है इजराइल का, वो नेतन्याहू पे लगातार हमलावर रहता है। लेकिन जब उनकी भी इंटरनेशनल नीति की, विदेश नीति की बारी आती है और एक विदेश से प्रधानमंत्री उनको विजिट करने आ रहे हैं, तो उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वेलकम करा और स्वागत करते हुए कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है, आपका स्वागत है। तो पूरा के पूरा विपक्ष अगर इजराइल में एकजुट हो सकता है, वहीं आप कंपैरिजन करिए भारत में जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वहां पे क्या कर रहा है विपक्ष? इतनी तुच्छ तरीके की राजनीति क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो फोटोग्राफ ओके, जल्दी से संदीप त्रिपाठी जी जल्दी से 20 सेकंड में जवाब दीजिए, उसके बाद अशोक यादव जी। ठीक है राधिका, ओके, लौट के आऊंगा। संदीप जी 20 सेकंड में। जी जान लीजिए कि भारत की विदेश नीति इजराइल में लौंडा नाच करने से भी नहीं चलेगी, और ना अमेरिका तय करेगा, ना इजराइल तय करेगा। क्या जवाब है? क्या करेगा? ये क्या भाषा है विद्या जी? पहली चीज क्या बोल रहे हैं ना? किस तरीके की भाषा इस्तेमाल? अभी राधिका खेड़ा ने कहा कि भाई आप ये देखिए कि इजराइल का विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, जबकि विपक्ष इजराइल के जो प्रमुख हैं नेतन्याहू, उन पर हमलावर रहता है, उसके बावजूद वो स्वागत करने के लिए खड़े हैं। आपको बोलते हुए न शब्दों की मर्यादा है, न देश का ध्यान है। आप ये कह रहे हैं कि भारत नंगा नाच करने जा रहा है वहां पर, आप ये कह रहे हैं संदीप त्रिपाठी? नहीं, नंगा नाच से मैंने नहीं कहा, मैंने कहा लौंडा। आपको शर्म नहीं आती है? माफी मांगिए, माफी मांगिए। जो काम करके आए उनसे, जो काम करके आए क्या होता है, उनसे कहिए माफी मांगिए। क्या होता है? वो कह दे कि लौंडा नाच नहीं किया उन्होंने। अरे आप लोगों की जुबान इतनी खराब हो चुकी है संदीप त्रिपाठी, आप लोगों की जुबान इतनी खराब हो चुकी है, मोदी विरोध में आप लोग इतने अंधे हो चुके हैं, आप लोगों का लहजा, आप लोगों के शब्द इतने खराब हो चुके हैं कि आप भूल जाते हैं कि कहां देश हित है, कहां देश है, कहां देश के लिए बोलना है, कहां सत्ता के लिए बोलना है और कहां मोदी के लिए बोलना है। विद्यानाथ जी, पहली बात आप अशोक यादव जी, अभी पहले गाजे का रोना रोना है। रुक जाइए संदीप त्रिपाठी, रुक जाइए प्लीज। मैंने आपको मौका दिया था लेकिन आपने गंवा दिया, ठीक वैसे ही जैसे देश ने आपको मौका दिया था और आपकी पार्टी ने गंवा दिया। अशोक यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इजराइल कह रहा है कि आयरन डोम जैसे हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हम आपसे शेयर करेंगे, जिससे हमारी सीमाएं सुरक्षित हो जाएंगी, जिससे पाकिस्तान और चीन के पेट में दर्द होगा कि भारत ये क्या हासिल कर रहा है, ऐसे में गाजा का रोना रोना, जेनोसाइड का रोना रोना, इसका मतलब तो यह है ना कि आपके लिए देश पहले नहीं है, आपके लिए गाजा पहले है, आपके लिए वोट बैंक पहले है। देखिए विद्यानाथ भाई, किसी भी देश से जो सामरिक रिश्ते होते हैं वो रिश्ते तो अलग तरह के होते हैं। वो सामरिक रिश्तों में कोई भी देश अपनी सामरिक जो लाभ होता है वो खोजता है। तो भारत का सामरिक लाभ इजराइल से जो हो, भारत उसमें खोजे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयरन ड्रोन या जो भी ड्रोन जो भी टेक्नोलॉजी भारत तुमसे लेना चाहता है वो भारत को मिले, इसमें कहां से कोई दिक्कत वाली बात है। ये तो अच्छी बात है, भारत की सीमाएं सुरक्षित होंगी आयरन डोम मिलने से। हमारे पास S-400 ऑलरेडी रशियन हमारे पास डिफेंस सिस्टम है ही, तो अगर वहां इजराइल वाला मिल जाएगा तो और बढ़िया हमारे लिए है। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि जो हमारे विपक्ष के लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस सवाल में पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन है शशि थरूर साहब ने भी इस पे सवाल खड़ा किया है। और थरूर साहब ने पूछा है कि जब वहां पर रीजनल तनाव चरम पर है, इजराइल, अमेरिका और ईरान, अरे इस तनाव के बीच हमारे देश ने एडवाइजरी भी जारी की है ईरान में जो अभी हमारे लोग हैं वो जल्दी से जल्दी निकलें। तो ऐसे जो टाइमिंग जो है प्रधानमंत्री के विजिट का, ये टाइमिंग रीजनल तनाव में कहीं न कहीं एक अलग तरह का जो इफेक्ट इसका आ रहा है। तो भारत गुटनिरपेक्ष रहा है, भारत किसी इस तरह की चीजों में भारत किसी झंझट में नहीं पड़ता है और न ही पड़ना चाहिए। सवाल सिर्फ यही विपक्ष उठा रहा है। और दूसरा सवाल उठा रहा है कि गाजा में जो जेनोसाइड हुआ, लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, आप लोग ये कह रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर सवाल है। आप एक इतनी बड़ी पार्टी, सत्ता में रही हुई पार्टी, आपकी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव केंद्र सरकार में मंत्री रहे हुए हैं, आप लोग ये बचकानी बातें तो नहीं कीजिए प्लीज। आप लोग तो अगर ये कहेंगे कि भैया इजराइल का दौरा हो रहा है, ऐसे वक्त में नहीं करना चाहिए, वैसे वक्त में करना चाहिए। भाई अगर किसी देश के प्रमुख के साथ हमारे देश के प्रमुख की मुलाकात, मीटिंग तय होनी है तो 4 दिन पहले तो तय होती नहीं है सर, है ना। ये तो पहले से तय होता है कि कब मिलना है, क्या मिलना है। और भारत ये देखकर तो जाएगा नहीं इजराइल या वहां के इजराइल के प्रमुख से मिलेगा कि भाई गाजा में तुम ये कर रहे हो,
हमको तुम कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हो, हम वो नहीं खरीदेंगे तुमसे। और मुझे एक चीज बता दीजिए दीपक बोहरा जी, कि क्या आज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पद पर बैठने से पहले देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जो किसी देश में गया हो, संसद में उसने अपनी बात रखी हो और वहां के राष्ट्र प्रमुख और उस देश को बुरा भला कहकर आया हो? क्या ये रणनीति होती है? क्या ये विदेश नीति होती है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहता हूं कि मैं लेट हो गया आपसे ज्वाइन करते हुए। मैं बता दें, मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है। जो मैंने देखा है अपने करियर में सर, भारत में हम लोग चाणक्य की संतान है। किसी देश के साथ हमारे संबंध बायलैटरल होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सर, अभी हाल ही में ब्राजील के राष्ट्रपति यहाँ पे आए हुए थे, शायद आपने नाम सुना होगा उनका, लूला। और अमेरिका के साथ बहुत गाली गलौज है उनका, अमेरिका हमारा दोस्त है, हमने लूला को मत बोला, मत आ यहाँ पर। फिर अल्टीमेटली क्या होता है, लूला साहब अमेरिका चले जाते हैं, वहां पे उनकी दोस्ती बन रही है। सर, अगर हम अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को किसी दूसरे देश के पे गिरवी रखेंगे, हमारे को तमाचा पड़ेगा और हम अपनी कूटनीति को संभाल नहीं पाएंगे। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन द वर्ल्ड, हम जानते हैं सर, मैंने भी ये देखा है। कहीं जाते हैं बहुत पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई ऐसी, अगर वो जंग की स्थिति में होते, एक दूसरे पे गोलियां बरसा रहे होते, शायद हम रिकंसिडर करते। इस समय तो तनाव की स्थिति है। अब मैं चाहता हूं सर कि जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं, दुनिया में कौन सा देश है जहां तनाव नहीं है इस समय सर? डू यू नो दैट देयर आर मोर देन 100 ऑनगोइंग काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट, 100 से ज्यादा। मैं अफ्रीका जाऊं कि नहीं सर, वहां पे भी तनाव चल रहा है। मैं एशिया में जाऊं कि नहीं, वहां भी तनाव चल रहा है। मैं लैटिन अमेरिका जाऊं कि नहीं, वहां भी तनाव चल रहा है। तो कहां जाऊं मैं सर? चंद्रमा पे। रियलिटी इज सर, हम लोग अपनी, अगर आप कूटनीति समझने की कोशिश करें सर, लीव आउट पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता सर, वो आप लोग करते हैं। लेकिन जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है, अब मैं 2 चीजें आपको बहुत जल्दी से बता देता हूं सर। पहली बार जब मैं मिला था, आपने नाम सुना होगा गोल्डा मेयर का, उनको आयरन लेडी कहते थे, मिसेस गांधी से उनको कंपेयर करते थे। मैं पहली बार उनको मिला था एक डेलीगेशन के साथ, वो प्रधानमंत्री नहीं थी, 1990s। उस वक्त उन्होंने कहा, हमने उनसे कहा, हमारी डेलीगेशन, मैडम बड़ा अच्छा है कि हम अच्छे संबंध अब बना रहे हैं ऑफिशियली, हम लोग बहुत देर से इजराइल आना चाहते थे। कहती है हम इंतजार कर रहे थे लेकिन आप नहीं आए। दूसरा, मैं आपको एक कॉन्वर्सेशन बता देता हूँ सर। 9/11 हुआ था अमेरिका में, मैं स्पेन में था। मेरे इजरायली काउंटर पार्ट मुझसे मिलने आए और कहते हैं कि जो कुछ हुआ है 9/11, भूल जाओ दुनिया को, भारत और इजराइल को मिलके आतंक का सामना करना पड़ेगा और कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये उनके विचार थे उस समय के। सही थे, गलत थे, जो आप कहना चाहते हैं आप कहिएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमने जो संबंध इजराइल के साथ बनाया, उन्होंने कभी धोखा हमको नहीं दिया और हम भी उनकी इज्जत करते हैं सर, वो हमारी इज्जत करते हैं। ओके, ऐसे देश के साथ हम कभी अपने एक बात तो क्लियर है कि भारत और इजराइल के मिलने से पाकिस्तान को दर्द हो सकता है, चीन को दर्द हो सकता है, ये बात समझ में आती है, और किसी हद तक फिलिस्तीन को भी परेशानी हो सकती है। लेकिन भारत अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए किस देश में कहां किससे क्या डील करता है और भारत के प्रधानमंत्री किससे मिलते हैं, भारत को ही तय करना है। तो तनाव वहां नहीं है, तनाव यहां पर है। अशोक यादव जी जल्दी से जवाब दीजिए। दीपक बोहरा जी ने बताया कि भाई 100 से ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी इस वक्त दुनिया भर में, तो क्या करें? प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं पीएमओ में और किसी देश का दौरा ना करें, किसी राष्ट्र प्रमुख से मुलाकात नहीं करें? नहीं, देखिए विद्यानाथ जी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर इतना सफल होती तो आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ कौन लोग खड़े थे खुल के और पाकिस्तान के साथ कौन लोग खुल के खड़े थे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की सफलता, इसको बताया जा रहा है। बड़ा आश्चर्य की बात है, फॉरेन पॉलिसी की विफलता इतनी कभी नहीं थी। जब से हमारा देश आजाद हुआ तब से लेकर के 2014 से आज तक जो फॉरेन पॉलिसी का विफलता कभी देश ने नहीं देखा था विद्यानाथ जी, ये तो डंके की चोट पर सबको पता है। दूसरी बात, फिलिस्तीन इंडिया का रिलेशनशिप आज से तो है नहीं, 1988 में ये भी पता है कि मुंबई अटैक हो गया, उसके बाद भारत ने, उसके बाद जो उस वक्त की सरकार थी, भारत की सरकार, उसने आर्मी को क्या करने दिया, उसने कौन सा ऑपरेशन किया, बताइए। आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं थी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन कूटनीतिक व्यवस्था की। बिल्कुल, देखिए आप लोगों को तो जरूरत नहीं थी ना सर, क्योंकि आप लोग तो ये देख रहे थे कि पाकिस्तान पर अगर अटैक कर देगा भारत, अगर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह हम कर देंगे, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, तो यहां पर एक वर्ग बिदक जाएगा, आप लोगों का वोट बैंक बिदक जाएगा। इसलिए कोई नहीं बोलता था, सब चुप थे। मरते हैं तो मरने दो, कटते हैं तो कटने दो, आतंकी आते हैं तो आने दो, देखिए डोजियर एक्सचेंज करेंगे। बिल्कुल, देखिए विद्यानाथ जी, आज लेकिन बदल गया ना सर। बिल्कुल, देख मैं बता रहा हूं क्या बदला, मैं तो बता रहा हूं
हिंदुस्तान में आजादी के बाद से इवन वाजपेयी सरकार में भी ये पॉलिसी नहीं थी। जो पॉलिसी मोदी सरकार ने लाई कि किसी भी आतंकवादी हमले का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करना, ये गजब की पॉलिसी सरकार की है। हर राजनीतिक हमले का राजनीतिक लाभ उठाना, हर आतंकवादी हमले का राजनीतिक लाभ उठाना, इतना जो बेशर्म सरकार तो कभी नहीं सत्ता में आई। दूसरी बात, जो विपक्ष आवाज उठा रहा है, गजा में जो जिनोसाइड हो रहा है, राधिका जी जवाब दीजिए। ने हमले किए थे, बस विद्यानाथ जी, जो हमास ने हमले किए थे अक्टूबर 2023 में, उन हमास के आतंकियों के ऊपर जो हमले हो रहे थे वो तो ठीक है, लेकिन वहां जो मासूम बच्चों की हत्या हो रही, महिलाओं की हत्या हो रही, उन्होंने क्या गुनाह किया है? इस पर क्या प्रधानमंत्री को नहीं कुछ सवाल खड़ा करना चाहिए? सर एक चीज बता दीजिए, मुझे एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, आ रहा हूं राधिका खेड़ा, आप जवाब देना चाहती है, मैं आ रहा हूं, लेकिन एक चीज बता दीजिए, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी फॉरेन दौरे पर जाते हैं, विदेश दौरों पर जाते हैं और बड़े बड़े मंचों पर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में भाषण देके आते हैं। कितनी बार आप लोगों ने हमास का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने पहलगाम का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, कितनी बार आप लोगों ने बताया है दुनिया को कि देखिए पाकिस्तान कैसे हमारे देश में आतंकी भेज रहा है। कितनी बार आपने बताया है कि पाकिस्तान ने कश्मीर को कलेश में रखा, कितनी बार बताया है सर? सर अगर कोई देश कह रहा है कि हम आपके लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप लोगों की रुदाली इस बात पर चल रही है कि भाई वहां जाकर तुम ऐसे बात करोगे तो हमारा तो वोट बैंक भी दब जाएगा। तो एक मौका है, मौका मौका मौका, और उस मौके को लपक लो। राधिका खेड़ा आप जवाब देना चाहती हैं अशोक यादव जी को? बोलिए जी विद्या जी, मैं ये स्क्रीन पे एक फोटो आ रहा हूं। अशोक जी रुक जाइए। ये फोटो है आज के फ्रंट पेज की इजराइल के अखबार में। इस अखबार में, और ये सिर्फ एक अखबार नहीं है, ये हर अखबार की इजराइल की आज का फ्रंट पेज है, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी फोटो है। हिंदी में नमस्ते भी लिखा हुआ है हेडलाइन पे, और इजरायली में भी लिखा हुआ है। ये तो मैंने जेरूसलम पोस्ट की दिखाई थी, और ऐसे ही हर अखबार की फोटो है। समस्या ये है ना कि अब जो भारत की विदेश नीति है पिछले 11 साल से, वो 10 जनपद से नहीं बन रही है। सारी समस्या की जड़ ये है, जिस तरीके से गांधी परिवार, चुराए हुए नाम वाले परिवार चलाना चाहता है देश को, देश के खिलाफ, मतलब हर तरीके से भारत को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जब भारत में एआई समिट हो रहा था, पूरे विदेश से लोग आए हुए थे, तो ये नंगा नाच कर रहे थे, कपड़े उतार उतार के ड्रामा कर रहे थे। आज जब देश के प्रधानमंत्री इजराइल जा रहे हैं, इतना बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है, और हमें अपने देश का हित देखना है। और ये जो आज मैं फिर बोलूंगी, जो गाजा का बाजा बजा रही है, खुद को कश्मीरी पंडित कहती है, तो क्या हो गया था? आज तक कश्मीरी पंडितों के लिए क्यों नहीं बोल रही है? इनकी सरकारों में कश्मीरी पंडितों को खदेड़ा गया कश्मीर से, कभी तक तो इनका दिल नहीं चला। अपने देशवासियों के लिए तो ये कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि वोट बैंक नाराज हो जाएगा ना। कश्मीरी पंडित पर तथा कथित कश्मीरी पंडित प्रियंका वाड्रा बोल देंगी तो हाय हाहाकार मच जाएगा, कैसे उनका वोट खत्म हो जाएगा। लेकिन जेरूसलम पे तो बोलेगी, क्योंकि वहां पे उनके वोट बैंक को सूट करता है। तो कब तक तमाशा और अपने वोट बैंक के लिए बार बार देश को बदनाम करेंगे? जी अब जवाब मैं दे दूं? ठीक, बोलिए संदीप जी बोलिए। लेकिन मैं फिर से एक बार आपको चेतावनी दे देता हूं सर। संदीप जी एक सेकंड आप बोल लीजिएगा, लेकिन सर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप इसको चाहे जो भी समझिए, है ना, कि आप बोलिए, राजनीतिक पार्टियों पर बोलिए, नेताओं पर बोलिए, जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन सर देश के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलिए। देश कोई देशद्रोही हूँ क्या? मोदी जी की तरह देश को बेच देंगे, ट्रम्प के आगे गिरवी रख देंगे? सर प्लीज, आप देशद्रोही हैं नहीं है, मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन देश की गरिमा को, देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप बोलिए, अब टाइम जाया मत कीजिए, बोलिए। हाँ जी, देखिए अभी राधिका खेड़ा जी ने एक फोटो, विद्या जी ऐसे आदमी के साथ डिबेट नहीं हो सकती जो मेरे देश के राधिका नहीं करूंगी स्क्रीन पे। राधिका मैं लौट कर आ रहा हूँ, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। राधिका प्लीज प्लीज प्लीज, राधिका जी एक सेकंड रुक जाइए, बोलिए संदीप त्रिपाठी। अभी एक फोटो दिखाई गई, नमस्ते करके कुछ था, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इसका पैसा मोदी जी या भारत सरकार ने दिया है कि इजराइल वालों ने दिया है? सच्चाई है कि आप भारत के पैसों की इस तरीके के फोटो छपा के 193 से अधिक मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं, लेकिन जब हम पे संकट होता है तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। अब इजराइल और कश्मीरी पंडितों की बात कर लेते हैं। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हुआ, इसको जानिए, समझिए, तब बोलिए। और हमने उनको 3200 रुपए पेंशन दिया, जम्मू में मकान बना के दिया,
दिल्ली में बना के दिया, 3200 का अपने 10-12 साल में 3300 रुपए पेंशन नहीं कर पाए। और हमसे पूछिएगा, और इकलौते एक जो है मध्य प्रदेश से आते हैं जो कश्मीरी पंडित, जो राज्यसभा सांसद हमने बनाया। आप कश्मीरी पंडितों की बात करिएगा, आपके समय कश्मीरी पंडित निकाले गए और आप हम पर ब्लेम करते हैं, ये नहीं चलेगा। अब बात आती है कि इजराइल और फिलिस्तीन का। देखिए, इजराइल आप जाइए सामरिक समझौता करिए, लेकिन सामरिक समझौते के तहत आप अपनी मानवता को, आपके सिद्धांतों को गिरवी मत रखिए। इतनी सी बात है भाई। क्या इसके पहले समझौता नहीं हुआ है क्या? इसके पहले हम क्या इजराइल से सामरिक हमारा संबंध नहीं था क्या? आज से संबंध नहीं है, तब भी संबंध था हमारे से। अभी राधिका जी ने ही कहा कि वहां का विपक्ष का नेता कह रहा है कि हमारे संबंध बहुत पुराने हैं, तो ये तो 14 में बने नहीं, 14 के पहले से संबंध थे, तो मतलब संबंध पहले का है। लेकिन तब भी हम फिलिस्तीन की बात करते थे, फिलिस्तीन की बात नहीं करते थे। कुल मिलाकर सर रुक जाइए संदीप भाई प्लीज। अब आपने धारा प्रवाह जो बोलना था बोल दिया, अब आपकी बात आ गई है समझ में। अब रुक जाइए, अब आपको जवाब देना चाह रहे दीपक बोरा, सुन लीजिए एक बार वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राधिका। दीपक जी बोलिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं देख रहा हूं कि हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल होगी, ऑप सिंदूर कर लिया कि हमारे साथ कौन खड़ा था। सर मैं आपसे विनम्रता से, शायद मैं नहीं जानता कौन से स्कूल ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस में आप पढ़े हैं, मेरे को तो 52 साल हो गए हैं सर। आई हैव माय मास्टर्स डिग्री इन दिस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भूल जाइए टर्की को, भूल जाइए अजरबैजान को और पाक, किसने आपकी आलोचना की थी सर सिंदूर में? आपको याद है सर? कौन से देश ने की थी सर? ये सर प्लीज सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर। किसी ने आपकी आलोचना नहीं की है, इसका मतलब है कि वो आपका सपोर्ट करते हैं, दे अंडरस्टैंड। सर मैं 3 अफ्रीकी देशों में भारत का विशेष सलाहकार हूं। उन देशों में सर तीनों ने हमसे ये कहा, वेल डन, आपने बता दिया है दुनिया को किस तरह से आतंक से निपटा जाता है। तो ये कहना क्या चाहते थे कि अपनी फौजें भेज के खड़ी हो जाए, हो हम आ गए हैं? नहीं सर, डिप्लोमेसी में ये नहीं होता। जब इन्होंने आलोचना नहीं की है, इसका मतलब है कि ये समझते हैं आप क्या कर रहे हैं। और जो हमारी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है, ये 120% सही कह रही हैं। जो हमने किया है वो अपने हित में किया है सर। हम दूसरे के बारे में नहीं सोचते जब हम देखते हैं भारत के हित में क्या होगा। अब एक फाइनल क्वेश्चन सर आपसे सर, एंकर साहब और मैडम आप जवाब दीजिए। कितने इस्लामिक देशों ने विरोध किया है प्रधानमंत्री के विजिट का? ओआईसी में 57 देश हैं सर। प्लीज सर लेट मी कंप्लीट सर, मुझे समाप्त कर लेने दीजिए। इन 57 देशों में से किसने हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर और कैसे मुस्लिम राष्ट्र सम्मानित कर रहे हैं, मुस्लिम देश सम्मानित कर रहे हैं, मुस्लिम कम्युनिटी सम्मानित कर रही है। तो दर्द उन मुस्लिम देशों को, उस मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है, दर्द यहां कहीं और है। और वो दर्द क्यों है ये समझ में आ रहा है। फैज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राधिका थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। फैज खान, क्या आपको लग रहा है कि जानबूझकर इस देश में विपक्षी पार्टियों को, कुछ मौलानाओं को यह मौका मिल गया है इजराइल के बहाने कि वो हिंदू मुसलमान कर लें, और उस पर खुलकर वो आ गए कि भैया हम यहां हिंदू मुसलमान करेंगे। आप देश की बात करिए, लेकिन हम हिंदू मुसलमान के बिना नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल विद्या भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश की विदेश नीति कैसे होगी, इजराइल ईरान के साथ कैसे संबंध होंगे, अमेरिका या अफ्रीकी देशों के साथ कैसे संबंध होंगे, ये हमारे देश के डिप्लोमेट्स तय करेंगे। और इसके पहले जो डिप्लोमेट्स रहे हैं, वोरा साहब, वो भी तय करते रहे हैं, और वर्तमान में जो लोग हैं वो तय करेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता तय नहीं करेगा, पॉलिटिकल पार्टी का नेता तय नहीं करेगा, कोई मस्जिद का इमाम इस बात को तय नहीं करेगा, हमारे देश के डिप्लोमेट्स तय करेंगे, हमारे देश के जिम्मेदार विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री तय करेंगे। एक बात स्पष्ट समझ जानी चाहिए। और जहां तक इजराइल की बात है, मैं आपको बताऊं, इजराइल को स्वतंत्र कराने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है। 1917-18 में यहां से सेनाएं गई थी, मेजर दलपत सिंह शेखावत जी ने उसका नेतृत्व किया था और ऑटोमन ओस्मानिया साम्राज्य की सेना को हराया था अपनी तलवार वाली सेना से दलपत सिंह शेखावत जी ने, जबकि उनके हाथ में बंदूकें थी। उसका सम्मान इजराइल आज भी करता है और वहां पर आज भी करता है। और जो 3 मूर्ति चौक है वहां पर आज भी हर साल इजराइल आता है और भारतीय सैनिकों का सम्मान करता है। तो हमें इजराइल के साथ कैसे संबंध रखने हैं वो हमारे देश के नेता तय करेंगे, ये कठमुल्ले तय नहीं करेंगे, ये लोग नहीं। और पूरी दुनिया में
जब यहूदियों पर अत्याचार होता रहा तो केवल भारत और भारत में सुरक्षित रहे और इजराइल उस बात को मानता है। लेकिन कुछ एहसान फरामोश लोग हैं, भारत ने जिनको समय पर साथ दिया उनको साथ नहीं देते भारत को। इसलिए इजराइल को कब एक्सेप्ट किया? इसलिए तय नहीं करेगी प्रियंका गांधी, तय नहीं करेंगे राहुल गांधी, तय नहीं करेंगे कोई मौलाना। हमारी पॉलिसी तय की जाएगी हमारे नेताओं के द्वारा, तो सम्मान करो उसका। दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, फैज खान का भी और मुमताज आलम रिजवी का। मुमताज आलम रिजवी भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आप बहुत देर से आए हैं, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। एक बार एक स्पीकर को बोलने दीजिए, प्रवक्ता को बोलने दीजिए, पैनलिस्ट को बोलने दीजिए, उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। सर ये चीख चिल्लाहट और ये चाव 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 करने के लिए नहीं आते हैं आप लोग। सुन लीजिए मेरी बात, आपको बोलने का मौका मैं दूंगा, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। फैज खान बोलिए, कंप्लीट कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में। देखिए विद्यानाथ झा जी, मैं एक चीज बता देता हूं, पाकिस्तान की जब बात आती है तो आज पाकिस्तान किसकी बदौलत जिंदा है? अमेरिका की बदौलत जिंदा है। और इजराइल कहां से गाइड होता है, कहां से चलता है? अमेरिका से चलता है। नंबर 1, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हो, बार बार तौहीन भारत की कौन कर रहा है? बार बार तौहीन भारत की अगर कोई कर रहा है मुझे तो एक बात बता दीजिए मुमताज आलम रिजवी, मेरा सवाल आपसे है और उन मौलानाओं से भी है कि भाई आप ये कह रहे हैं कि कौन कहां से जिंदा है, कौन कहां से पलता है। आप लोग फिलिस्तीन और इजराइल और हमास से और गाजा से तो नहीं पल रहे ना, आप लोग गाजा और हमास से तो नहीं पल रहे ना सर। आप लोगों को क्यों दर्द हो रहा है? भारत इजराइल के साथ कोई समझौता कर रहा है, सामरिक समझौता करने जा रहा है। भारत तकनीक और आयरन डोम जैसे समझौते पर आगे अगर बढ़ रहा है तो आप लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? आप लोग हमास से चलते हैं क्या? आप लोग गाजा से चलते हैं क्या? इजराइल से चलते हैं क्या? क्या चीज? हम कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की हिमायत में भारत है कि नहीं, आप बताइए। आप लोग गाजा, हमास और फिलिस्तीन से तो नहीं चलते हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि अमेरिका से कौन चलता है, फलाना से कौन चलता है, कश्मीर की बात हो रही है। भारत साथ में है कि नहीं है? वहां कौन क्या कर रहा है उसकी पूरी जानकारी है। भारत है, हमास ब्लास्ट हो जाता है, पूछते हैं किसने, हम तो नहीं पता जी। मैं उसी पे आ रहा था। तुमको कैसे पता? ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे तो लाल किले में कैसे धमाका हो गया? कैसे गाजा के फेक वीडियो को रियल क्यों बोलते हो आप? गाजा से असली वीडियो आता है कि फेक वीडियो आता है? सब फेक वीडियो चलाते हो आप लोग। किसकी नाकामी? गाजा में जुल्म हो रहा है, फेक वीडियो ला के चलाते हो। पुलवामा किसकी नाकामी? आपकी नाकामी है। घर घर में बम बना रहे हो आप लोग, भुवनेश्वर में पकड़ा हो आप लोग बम बनाते हुए। घर घर में बम क्यों बना रहे हो? घर में बम बनाना बंद करो अपने। पकड़ो, अरे पकड़ते हैं तो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अरे भुवनेश्वर में पकड़े गए, 2 औरतें मर गई, अल्लाह ने नंगा कर दिया उन औरतों को, अल्लाह ने नंगा किया उन औरतों को। भुवनेश्वर में बम बना रहे थे घरों में, आप लोग बम बनाते हो घरों में, बेशरम लोग बम बनाते हो घरों में, पकड़ते हो तो मुसलमान पे जुल्म हो रहा है कहते हो। अरे हमारी सरकार पकड़ती है, विक्टिम कार्ड खेलते हो। बोलो विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो? बोलो विक्टिम कार्ड क्यों खेलते हो? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है भारत में। अरे यार राशन से शौचालय तक ले रहे हो और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है कहते हो। क्यों नहीं ले रहे हो शौचालय? राशन नहीं ले रहे हो, उज्ज्वला योजना नहीं ले रहे हो, आयुष्मान कार्ड नहीं ले रहे हो, शौचालय नहीं ले रहे हो, आयरन डोम की बात हो रही है जुल्म हो रहा है। और आप लोग कहां से कहां चले हैं? ऐसा मत कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है सर, अच्छा नहीं लग रहा है। फैज खान साहब और मुमताज आलम रिजवी, ये सोचिए आप कि हमास और गाजा के चक्कर में आप 2 हिंदुस्तानी मुसलमान लड़ रहे हैं। नहीं, हम आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि गाजा के चक्कर में। एक सेकंड रिजवी साहब, मुमताज भाई एक सेकंड रुक जाइए। नाम से पहले आपके डॉक्टर लगा हुआ है, कम से कम उसका ख्याल कर लिया कीजिए सर। अरे मैं तो ख्याल रखता हूँ, आप बताइए ना। भारत की, मुझे ये बताइए आपके लिए देश पहले है कि गाजा पहले? बताइए ना मुझे, आपके लिए भारत पहले है कि गाजा पहले? नहीं, भारत पहले। आपका ईमान क्या है? भारत की पॉलिसी हिंदुस्तान गाजा के लिए या हमास? आपका ईमान क्या है? हमास की बात हम कह रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी, गाजा के लिए आपका ईमान पहले हिंदुस्तान के लिए है या गाजा के लिए? किसकी हिमायत में वोट किया है आप बता दीजिए ना, मैं तो जानना चाहता हूँ भाई। भारत की पॉलिसी आप तय करेंगे? नहीं, अरे मैं तय नहीं भारत की पॉलिसी आप तय करेंगे क्या? जिस दिन आप भारत की पॉलिसी तय करने के लिए गद्दी पर बैठेंगे उस दिन आप तय कीजिएगा। आपको भी नहीं लेकिन पता देश में
आप सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी है और जो पार्टी सरकार में वो बीजेपी की है, इसलिए आप किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर देश का हित देखे बिना, देश की बात देखे बिना आप कुछ भी बोलेंगे। और गाजा के ताल्लुक से आप धर्म की डोरी पकड़कर गाजा तक पहुंच जाएंगे, लेकिन भारत को नहीं देखेंगे। राधिका खेड़ा जी, क्या ये जो अभी मुलाकात होने जा रही है, 2 दिन की यात्रा प्रधानमंत्री की जो चल रही है, ये किसी मजबूरी में है? क्या जानबूझकर आप लोगों ने ऐसा वक्त चुना है, आपकी सरकार ने ऐसा वक्त चुना है जब फिलिस्तीन को लेकर आक्रोश भी है कुछ लोगों में कि कैसे फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, इजराइल को लेकर आक्रोश है कि फिलिस्तीन में कैसे लोगों की हत्या हो रही है, मारा जा रहा है। उसके बावजूद सरकार ने क्या जानबूझ के ऐसा वक्त चुना है ताकि इस आक्रोश को और इस रोष को और बढ़ाया जा सके? विद्या जी, अभी आप आयरन डोम की बात कर रहे थे कि भारत को इजराइल ने आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ऑफर करी है, हम लोग हर तरीके से और मजबूत होने जा रहे हैं। तो तकलीफ किन लोगों को हो रही है? जाहिर सी बात है, उन लोगों के वंशजों को तकलीफ होगी जिन्होंने 1974 में भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को गिफ्ट करने की बात करी थी। आपको याद होगा 1974 में इंदिरा गांधी जी ने स्वयं अपने हाथों से ये ऑफर दिया था बेनजीर भुट्टो के पिताजी को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, और ये कहा था कि आप भारत की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ले लीजिए, ये ऑन रिकॉर्ड है, उनकी चिट्ठी है। तो जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देना चाह रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर पीस ट्रीटी साइन करी ताकि कि भारत अटैक कभी नहीं करेगा और भारत को हमेशा वीक करने का पाकिस्तान के आगे काम करेगा, उनको प्रॉब्लम आएगी कि आयरन डोम की टेक्नोलॉजी क्यों भारत को मिले, क्योंकि भारत सुरक्षित होगा, भारत पाकिस्तान के खिलाफ और ज्यादा हमलावर लेकिन होगा। एक भारतीय होने के नाते हर किसी को समझना चाहिए कि इस देश में आपका संविधान, इस देश का संविधान आपको हर उस चीज के लिए, हर उस बात के लिए, हर उस काम के लिए इजाजत देता है जो एक लोकतांत्रिक देश में होना चाहिए। लेकिन वो संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता है कि देश से पहले धर्म और धर्म से पहले राजनीति और राजनीति से पहले वोट बैंक के लिए सोचकर आप देश विरोध में और देश के खिलाफ कुछ भी बोलते चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।